आपको बता दें कि ईडी की लगातार पूछताछ सोनिया गांधी से चल रही थी और लगभग 3 घंटे ये पूछताछ चली और तो थोड़ी ही देर पहले ईडी दफ्तर से सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव यहां से निकल कर गए हैं और जानकारी के मुताबिक उनसे 3 घंटे पूछताछ चली है। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो उनसे 2 घंटे की पूछताछ की गई थी, 2:30 बजे लंच का समय होता है और उसके बाद बताया यह गया था कि 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद पूछताछ खत्म हो गई थी। उसके बाद उन्हें 25 जुलाई यानी कल का समय दिया गया था। बीमारी का हवाला देते हुए सोनिया गांधी की ओर से रिक्वेस्ट की गई थी कि ईडी उन्हें 25 जुलाई को ना बुलाकर 26 जुलाई को बुलाए। आज अभी तक की पूछताछ खत्म हो गई है। हालांकि अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि लंच के बाद क्या अब वो वापस ईडी दफ्तर आएंगे, क्या ये पूछताछ और लंबी खींचेगी। लेकिन पिछली पूछताछ की अगर बात करें तो 2 घंटे लगातार ये पूछताछ की गई थी और सोनिया गांधी की तबियत नासाज थी। ऐसे में इस बात को ध्यान रखते हुए 2 घंटे के अंदर ही उनसे पूछताछ ईडी की ओर से खत्म कर दी गई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ लगातार जारी है सोनिया गांधी से। लेकिन फिलहाल जो ब्रेक का समय है, ब्रेक के समय पे सोनिया गांधी समेत प्रियंका गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं। ये बड़ी अपडेट आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर बता रहे हैं। और लगातार एक तरफ पूछताछ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का देश भर में हल्ला बोल जारी है। संग्राम सड़कों पर है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा लगातार बरप रहा है। और आपको बता दें इससे थोड़ी देर पहले जब 11:05 पर पहुंची थी सोनिया गांधी, उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी थे। पिछली बार की तरह पिछली बार राहुल गांधी आधे घंटे रुककर वापस आ गए थे, जबकि अब की बार राहुल गांधी तुरंत अपनी माताजी सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष भी हैं, उन्हें ईडी के दफ्तर में पहुंचाकर वापस आ गए। और उनकी पूछताछ शुरू हुई ईडी के पहले इस सवाल से कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्या ईडी की पूछताछ उठाई जा सकती है, सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इस बात का बाकायदा पूरा ध्यान रखा गया ईडी की ओर से और पहले सवाल के बाद आगे की पूछताछ की गई। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे थे, उन्होंने बैलेंस शीट के बारे में बात की जाएगी, ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की जाएगी, यंग इंडिया लिमिटेड कैसे बनी, कैसे उसकी मुखिया बनी, कौन डायरेक्टर थे, इन तमाम सवालों को लेकर आज बातचीत होगी। साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि राहुल गांधी से जो 51 घंटे की पूछताछ हुई है और जो जवाब राहुल गांधी की ओर से दिए गए थे, क्या सोनिया गांधी जो पूछताछ में जवाब देती हैं वो टैली होते हैं या नहीं। जो दावा किया जा रहा है लगातार राहुल गांधी की ओर से कि उन्हें ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे में ईडी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि 76% शेयर अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मिलाकर हैं, तो ऐसे में कैसे ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से किसी को इस बात का अंदाजा ही ना हो कि आखिर ट्रांजैक्शंस कहां से हुए हैं। लेकिन इस बीच हमने तस्वीरें आपको विजय चौक से दिखाई, लखनऊ से दिखाई, पटना से दिखाई और आपको 10 जनपद और साथ साथ 24 अकबर रोड की भी दिखाई। लगभग तस्वीर सेम ही है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से दावा यह किया जाता रहा है कि सत्याग्रह करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आती है वो अपने सत्याग्रह के इस उद्देश्य पर ही मट्टी पलीत करती हुई दिखाई देती है। यह आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही कि सत्याग्रह न करके सत्याग्रह के नाम पर दुराग्रह कांग्रेस की ओर से किया जाता रहा है, अराजकता फैलाई जाती रही है। ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया, क्या वो सही था, क्या कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों को हल्का नहीं कर दिया। साथ साथ अराजकता जिस तरीके से विजय चौक पर देखी गई और उसके बाद प्रदर्शन पर धरने पर बैठे राहुल गांधी, उनके साथ तमाम नेता और उनको हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया। किंग्सवे कैंप में पुलिस लाइन पर उनको रखा गया है, वहां पर कुछ देर और उन्हें रखा जाएगा जिससे कि माहौल शांत हो जाए। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि हंगामा बरप रहा है, संसद हो या सड़क हो, लगातार इस बात को लेकर मांग उठाई जा रही है कि सोनिया गांधी के साथ पूछताछ जो हो रही गलत है। हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ अधीर रंजन चौधरी वो ये कहते हैं पिछली सुनवाई के दौरान कि सोनिया गांधी की तबियत नासाज है, एक बूढ़ी महिला और बीमार महिला के साथ पूछताछ की जा रही है, जबकि जयराम रमेश की ओर से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आया था और ये कहा गया था कि 8 से 9 बजे तक की पूछताछ के लिए सोनिया गांधी तैयार थी, लेकिन ईडी के पास सवाल ही नहीं थे। ऐसे में कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, क्या पार्टी एक लाइन लेकर नहीं चल रही है, क्या पार्टी में मतभेद है या फिर फैक्ट्स पर एक मत नहीं है, जानकारी ही नहीं है पार्टी को। लेकिन साथ साथ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही है या आरोप लगाती रही है पार्टी पर कि उनके पास मुद्दे ही नहीं है और यही वजह है कि फालतू का प्रदर्शन करके इस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको रविशंकर प्रसाद की पीसी भी याद होगी, जबकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह है, उनकी ओर से भी यह कहा गया था। और एग्जाम्पल दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों के दौरान आरोप लगाए गए थे, आपको भी याद होगा कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों की जांच से होते हुए, पूछताछ से होते हुए वो पूरी तरीके से क्लीन चिट उन्हें मिल गई थी और बाहर आए थे साफ सुथरे। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती? क्योंकि अगर आरोप लगे हैं जाहिर तौर पर तो आरोपों में पूछताछ भी होगी, इसका सामना करना भी होगा। तो हमारे साथ लगातार सहयोगी हमारे दीपक बिज भी बने हुए हैं। दीपक, लगभग 2.25 घंटे की ये पूछताछ चली और सोनिया गांधी इस वक्त बाहर निकल आई हैं अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर के। क्या उम्मीद की जाए, क्या बात ये जो पूछताछ है ईडी की ओर हो गई है या लंच के बाद भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी की आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी भी गाड़ी के अंदर मुस्कुरा रही थी, तो जाहिर सी बात है कि आज जो सवाल थे, सवालों का जो
दायरा था वो जिस तरह का था, उसके बावजूद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी थोड़ा ठीक दिखी है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लंच समय में वो बाहर निकली हो, क्योंकि सुबह से ही एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए सवालों को पूछा गया, जो उनके निदेशक थे उनसे जुड़े हुए सवालों को पूछा गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन सवालों का दायरा जो है चरणों में है, क्योंकि 3 चरणों में पूछताछ होगी, ये पहले से कहा गया है। उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये पूछताछ जो है बीच बीच में रुक सकती है, और इसी वजह से सवालों को जो है उसी तरह से सवालों को पूछा गया। उसी टीम ने पूछा जो उसने राहुल गांधी से पिछली बार 5 बार की पूछताछ की थी, वही टीम आज उनसे ही पूछताछ कर रही है। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि जब तक सोनिया गांधी का तो सोनिया गांधी से जो पूछताछ चल रही थी, तकरीबन 3 घंटे के आसपास पूछताछ चली, उसके बाद ये पूछताछ खत्म हो गई है। लेकिन सोनिया गांधी ईडी ऑफिस से निकल गई हैं और अपने उनका आवास पर दिखाना चौक से थोड़ी देर बाद वो यहीं पर पहुंचेंगी। हालांकि जब वो गई थी ईडी आवास तो दूसरे साइड से निकल गई थी, पीछे वाले दरवाजे से वो निकल कर गई थी। लेकिन इंतजार हो रहा है, क्योंकि संभवतः सोनिया गांधी निकलेंगी ईडी ऑफिस से, तो इसी रास्ते से वो आ सकती हैं। और यहाँ पर आने के बाद क्या वो दूसरी बार भी पूछताछ के लिए जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तय होना बाकी है। हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे कि आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, लिहाजा दूसरी बार वो पूछताछ के लिए जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, और सोनिया गांधी कहा जा रहा है कि ईडी दफ्तर से निकलने के बाद यहाँ सीधे अपने आवास आ सकती हैं। इंतजार हो रहा है, हालांकि 5 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है उनको ईडी दफ्तर से निकले हुए। अभी तक वो इस रास्ते से तो नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो कितनी देर में यहाँ पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ से बहुत चंद कदम की दूरी पर है ईडी का दफ्तर, और 3 घंटे लगभग सवाल हुए हैं उनसे, वो तमाम सवाल जो नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए थे। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मामला नहीं है, कोई घपला नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ईडी ने तमाम सवाल आज उनसे किए हैं। उन तमाम सवालों का जवाब देने के बाद, तकरीबन 3 घंटे सवालों का जवाब देने के बाद वो प्रियंका गांधी के साथ वापस आ रही हैं। इससे पहले जब ये घर से निकली थी सोनिया गांधी, उस वक्त भी प्रियंका गांधी उनके साथ थी और उनको ईडी दफ्तर लेकर के गई थी। बाकायदा वो बाहर थी ईडी दफ्तर के, और अंदर उनसे पूछताछ हो रही थी। जब पूछताछ खत्म हो गई उसके बाद वो वहां से प्रियंका गांधी के साथ ही निकली हैं। लेकिन इंतजार हो रहा है कि क्या वो कब तक अपने आवास पर पहुंचेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और जाने का कार्यक्रम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो अपने आवास पर थोड़ी देर में पहुंचेगी। और उनका इंतजार लगातार हो रहा है कि सोनिया गांधी कितनी देर में यहां फिलहाल पहुंचती हैं। और अंकिता मेरे से होगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अंकिता, वहां से निकले हुए तकरीबन 5 मिनट के आसपास हो गया है, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है, क्या जानकारी है? बिल्कुल रंजीत, देखिए बिल्कुल ईडी दफ्तर के ठीक पीछे 10 जनपद सोनिया गांधी का आवास है। ऐसे में उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि यहां से निकलकर वो सीधे अपने घर जाएंगी। लेकिन पिछली बार देखिए रंजीत, ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार जब 2 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके ठीक बाद वो प्रियंका गांधी के आवास पर गई थी और वहां पर उनका लंच हुआ था। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है आज भी वो 10 जनपद न जाकर प्रियंका गांधी के आवास पर जाए, या फिर हो सकता है उनका कोई और कार्यक्रम हो। और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबियत में सुधार देखा गया, प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई दिखाई दी। ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है लंच करने के बाद वो वापस ईडी दफ्तर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है और प्रदर्शन जिस तरीके से आप भी दिखा रहे थे रंजीत, लगातार के प्रदर्शन पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। और इस पूछताछ को लेकर सवाल गंभीर उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि दुराग्रह है, ये जानबूझ के है, और कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। और ऐसे में बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि करप्शन गेम को छुपाने के लिए, पर्दा करने के लिए, कवर अप करने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। क्योंकि जब बीजेपी के नेता, गुजरात के मुख्यमंत्री जो अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब गुजरात दंगों के दाग उन पर लगाने की कोशिश की गई थी, तो तमाम एजेंसियों से होते हुए पूछताछ में सहयोग करते हुए, जांच एजेंसियों के सवाल जवाब देते हुए बेदाग निकले थे। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कांग्रेस भी ऐसा करती। क्या कांग्रेस को छिपा रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लगातार ये उठा रही है बीजेपी, और साथ साथ ये भी कह रही है कि क्या अगर आप बेदाग हैं तो फिर आपको जांच में सही देना चाहिए। दाल में जरूर कुछ काला है। आपने मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुना था, साफ तौर पर वो कहते हुए दिखाई दिए थे कि जरूर कुछ गड़बड़ झाला है, दाल में कुछ काला है। ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर भी, क्योंकि राहुल गांधी विजय चौक से तमाम सांसदों के साथ धरना करते हुए डिटेन किए गए थे। आपने भी तस्वीरें दिखाई थी रंजीत, जब 10 जनपद के बाहर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे वो अशोक गहलोत हो, बड़े मंत्री और सचिन पायलट हो, वो वहां पर डिटेन किए गए थे और लगातार मांग इसी बात की उठा रहे थे कि कांग्रेस के साथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष जो सोनिया गांधी है, उनके साथ पूछताछ की जा रही है, वो गलत है। ऐसे में बीजेपी लगातार पलटवार भी कर रही है और मौका नहीं छोड़ रही है। तमाम इन कयासों के बीच आपको बता दें, बड़ा सवाल यही है कि क्या ईडी दफ्तर वापस सोनिया गांधी आएंगी, क्योंकि 3 घंटे की लगातार पूछताछ हुई थी। और अगर पहली पूछताछ की बात करें तो 2 घंटे पूछताछ हुई थी। 28 सवाल ऐसे थे जो दागे गए थे सोनिया गांधी से, जिसमें चाहे वो एजेएल का मुद्दा हो, बैलेंस शीट का मुद्दा हो, ये कंपनी कैसे बनाई गई, वो डायरेक्टर कैसे बनाई गई, कितना ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, और यंग इंडिया लिमिटेड से
को लेकर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन 3 चरणों में पूछताछ हुई। पहले कंपनी को लेकर कि कंपनी कैसे बनाई गई, इन चीजों को लेकर बातचीत होगी। साथ साथ वो डायरेक्टर कैसे रही, कैसे इसका हिस्सा रही। दूसरी पूछताछ में, जो दूसरे फेज की पूछताछ है, उसमें ट्रांजैक्शंस पर बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी, आपको भी याद होगा, ये कहते हुए दिखाई दिए कि ट्रांजैक्शंस को लेकर उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। वो बहुत मासूम बनते हुए दिखाई दिए थे। इस तरह की जानकारी ईडी की ओर से दी गई थी। ऐसे में देखना होगा कि क्या दोनों के बयान टैली करते हैं। जो बहुमत की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का तेज प्रताप विकास की यात्रा बढ़ी कि वो छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि कौन ऑफिस जाएगा, कौन ईडी जाएगा, ये इनको काम नहीं। पूरे देश को लेके चलना, 135 करोड़ की आबादी के विकास की गंगा बहानी है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहने वाले खुद ड्रामाबाज है, इसलिए उसका क्या जवाब दें हम लोग, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता, हम भी जानते इस बात को, पर ये केस कुछ बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग 1 रुपए की भी हुई है क्या? 1 रुपए की भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या? में रहने वाले भी बारिश को देखकर सहम गए। हालांकि उन सभी को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिनमें कई बच्चे फंस गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें एक स्कूल के कुछ बच्चे बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए, लेकिन उफान इतना ज्यादा था कि जरा सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। गदेरा यहाँ पे आता है, स्कूली के बगल में है, वहाँ से हमें जाने में बहुत दिक्कत होती है। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि रास्ते को पार करना मुश्किल नजर आने लगा, जिसके बाद बच्चों की मदद के लिए उनका एक टीचर आगे आया, जिसने वहां मौजूद छात्राओं का हाथ पकड़कर उन्हें पूरी सावधानी से फिसलन भरा रास्ता पार कराया। उधर बिहार के गोपालगंज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सड़क किनारे मौजूद एक बड़े गड्ढे में एक मोटरसाइकिल समा गई। जो वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी गड्ढे से मोटरसाइकिल नहीं निकली। इसी दौरान वहां कुछ लोग पहुंच गए, जिनकी मदद से जैसे तैसे उस मोटरसाइकिल को बाहर निकाला गया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से पूरी सड़क पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चला रहे आदमी को गड्ढे का अंदाजा नहीं हुआ और वो मोटरसाइकिल समेत उसमें गिर गया। इस बीच पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद पुतिन की सेना ने दक्षिण यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी और इसी कड़ी में उसने काला सागर के पास बसे मिकोलाइव शहर पर कब्जा जमाने के लिए हमले तेज कर दिए, जिसके लिए रूसी सेना ने अपने बेहद ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से किए गए हमलों का एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में उसके सैनिक दक्षिण यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर आसमान से मिसाइल की बारिश करते दिखाई दिए। इस्कंदर से दागी गई मिसाइलें जहां गिरी, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए और वहां से धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। असल में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हावड़ा में जहरीली शराब पीने से हुई 10 लोगों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जबकि बंगाल सरकार से बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी के कई कार्यकर्ता हावड़ा में एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की थी। जैसे ही पुलिस वालों ने आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं को रोका, वहां बवाल शुरू हो गया। जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, तो कुछ ने लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। जिसका असर दिखते ही वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। कई लोगों ने एक साथ बैरिकेड को खींचा और एक झटके में उसे रास्ते से हटा दिया। फिर तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा जश्न मनाया मानो कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े और सीधे पुलिस वालों से धक्का मुक्की पर उतर आए। बीजेपी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उसकी इजाजत न मिलने से वो भड़क गए, जिसके बाद वहां काफी देर तक बवाल मचा रहा। चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। खबर आ रही है कि वो एलएसी के पास एक और हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति के लिए बातचीत हुई थी।
लेकिन ऐसा लगता है कि चीन वो बातचीत भारत को धोखा देने के लिए कर रहा था। यानी यूं कहें कि एक और वो भारत को बातचीत में उलझाकर रख रहा है और दूसरी ओर एलएसी के पास अशांति फैलाने की चाल चल रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि चीन एलएसी के पास एक और हाईवे बना रहा है। इससे पहले चीन ने 1950 में भी चोरी छिपे एलएसी के पास G219 नाम का हाईवे बनाना शुरू किया था, जिसे 1962 की जंग की बड़ी वजह माना जाता है। और एक बार फिर चीन वही कर रहा है। यही नहीं, खबर है कि इस बार उसकी प्लानिंग एलएसी के और नजदीक आने की है। हालांकि फिलहाल ये एक योजना है और इस पर काम शुरू होना बाकी है। लेकिन चीन ने ये प्लानिंग करके दिखा दिया है कि वो भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद भारत लगातार एलएसी पर शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक दो बार नहीं बल्कि चीन से 16 बार बातचीत कर चुका है। 15वें और 16वें दौर की बातचीत तो करीब 13 घंटे तक चली थी। लेकिन ड्रैगन ने जिद नहीं छोड़ी थी। बातचीत के दौरान वो एलएसी पर शांति नहीं बल्कि अशांति फैलाने के मूड में लगा था। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि चीन ने एलएसी के पास सैन्य अभ्यास तक किया है, जिसमें उसने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर Z-10 का इस्तेमाल किया। यानी चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ। और अब तो वो एलएसी के पास दूसरा हाईवे बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है G695, जो एलएसी के पास से होते हुए तिब्बत और नेपाल जाएगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया ये हाईवे चीन के नए नेशनल प्लान के तहत की गई 345 परियोजनाओं में एक है। इस परियोजना के तहत चीन 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण करेगा। मतलब ये कि चीन ने भारत को उकसाने की लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन भारत की DSDBO सड़क यानी दुर्बेक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड से परेशान है, जिससे भारत की सेना को एलएसी के पास बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। माना जा रहा है कि भारत के इसी सड़क निर्माण से चीन घबरा गया और उसने भारत की DSDBO सड़क के जवाब में एलएसी के पास G695 हाईवे बनाने की तैयारी कर ली है। DSDBO सड़क भारत के सीमावर्ती इलाकों में। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामे की वजह से उपसभापति ने 10 से ज्यादा सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। यह बड़ा एक्शन किया गया है। सेक्शन 256 के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सुष्मिता देव, शांतनु सेन, एन रहीम, एन शमुघम का नाम शामिल है। आपको बता दें राज्यसभा के 10 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। एक हफ्ते के लिए यह सस्पेंशन किया गया है। हंगामे की वजह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। वो अलग बात है कि चीन के ये एयरबेस भारत के रफाल के रडार में है। वो रफाल जिसके मदद से भारत चीन पर 300 से 500 किलो के बम गिरा सकता है, जिसकी वजह से चीन एयरबेस पर नए नए हैंगर बना रहा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत के रफाल की वजह से उसके लड़ाकू विमान की शामत आ सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो एलएसी के दूसरी तरफ निर्माण कर रहा है। हालांकि भारत की उसकी हर हरकत पर नजर है। भारत सरकार अपनी देश की सुरक्षा के प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स में निरंतर नजर बनाए रखता है। भारत पहले भी चीन को बता चुका है कि वो एलएसी से जुड़े किसी मामले में उसके आगे नहीं झुकेगा और उसके दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगा। चीन के साथ 16वें दौर की बातचीत से कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने कड़ा संदेश दिया था और उससे दो टूक बोल दिया था कि चीन की किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं माना जाएगा। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. यानी चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत जानता है कि चीन सड़क और रेल नहीं बनाता, बल्कि उसकी आड़ में षड्यंत्र रचता है। BRI हो या CPEC, चीन की ये दोनों परियोजनाएं उसकी पोल खोलती हैं। LAC के पास सड़क बनाने को भी वो नेशनल प्लान बताकर भारत की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत ड्रैगन की हरकत और फितरत दोनों को जानता है। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा को ढेर करने के बाद पुलिस की जांच अब उनके पास से मिली AK-47 राइफल पर टिक गई है। पंजाब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मूसेवाला की हत्या कहीं उसी राइफल से तो नहीं की गई थी, क्योंकि मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी बॉडी और वारदात की जगह से मिली गोलियों की फोरेंसिक जांच में यह बात सामने आई थी कि उनकी मौत AK-47 की गोलियां लगने से ही हुई थी। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला पर AK-47 से गोलियां दागने वाला मनप्रीत सिंह मन्नू ही था। और 2 रोज पहले अमृतसर में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मनप्रीत के पास से ही एक AK-47 बरामद की थी। अब पुलिस की जांच उसी AK-47 पर टिक गई है।
क्योंकि पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतसर में हुई मुठभेड़ के बाद बरामद की गई AK-47 राइफल से ही सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया था। और पुलिस का दावा है कि एक बार दोनों घटनाओं में इस्तेमाल की गई AK-47 राइफल की कड़ियां जुड़ गईं तो फिर लॉरेंस के गुर्गों तक उसे पहुंचाने वाले का भी पता लगाया जा सकेगा। हालांकि पंजाब पुलिस मनप्रीत और जगरूप के एनकाउंटर के बाद मिली AK-47 की जांच कर रही है, लेकिन वो भी ये मान रही है कि दोनों घटनाओं में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक 2 रोज पहले अमृतसर में पुलिस से घिरा मनप्रीत ही AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था। रूपा की पहले डेथ हो चुकी थी और उसके जो आर्म्स हैं वो उठाकर वो हमारे ऊपर फायर कर रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि मुठभेड़ के दौरान ऐसा लग रहा था मानो मनप्रीत मन्नू AK-47 चलाने में माहिर हो, और यही वजह रही कि एक मकान में छिपे मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा ने करीब 6 घंटे तक पंजाब पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों से मुकाबला किया था और उन्हें उस मकान के करीब तक नहीं पहुंचने दिया था जहां दोनों छिपे थे। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के टोंक से आई तस्वीरें तो डराने वाली हैं। आपको बता दें कि बाजार में सड़कों पर पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमता थी, और ऐसा हुआ भी। पानी के तेज बहाव में कई मोटरसाइकिल और स्कूटर बह गए। हालांकि लोगों ने पानी में बहती मोटरसाइकिल और स्कूटर को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल बचाने की कोशिश में एक आदमी भी इसमें बह गया। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद उसे बचा लिया गया। हत्या की खबर देने के लिए तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को फोन किया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो लॉरेंस बिश्नोई की ही है, जिसने इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची थी। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है। कनाडा में बैठे अपने खास दोस्त गोल्डी बराड़ की मदद से लॉरेंस ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया था। जेल में बैठकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसी खतरनाक साजिश रची थी कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। पुलिस की नाक के नीचे जेल में बैठे लॉरेंस के शातिर दिमाग ने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह रच दिया था, और मूसेवाला उसके इस चक्रव्यूह में फंस भी गए। 29 मई को पंजाब के मानसा में शाम करीब 5:30 बजे लॉरेंस के शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला पर इतनी गोलियां बरसाई कि उनकी जान चली गई। और सूत्रों के मुताबिक जैसे ये खबर दिल्ली में बैठे लॉरेंस के एक करीबी ने टीवी पर देखी, उसने तुरंत तिहाड़ जेल में फोन लगा दिया। उसे लॉरेंस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर देनी थी। दावा किया गया कि लॉरेंस के करीबी ने फोन उस नंबर पर किया जिसे एक बैरक के कई कैदी इस्तेमाल करते हैं, और जेल से फोन उठते ही उसने लॉरेंस से बात कराने को कहा। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। हाँ जी एक मिनट, थोड़ा जल्दी बताइए। होल्ड पे। और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जेल में फोन उठाने वाला आदमी लॉरेंस बिश्नोई को बुलाने चला गया, और दिल्ली में बैठा लॉरेंस का करीबी इस बात का इंतजार करता रहा कि कब वो तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर देगा। लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज गूंजी वो लॉरेंस बिश्नोई की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ही अपने करीबी से फोन पर बात की थी, और इस बातचीत में ही लॉरेंस को वो खबर दी गई जिसे सुनने के लिए वो तरस रहा था। स्पीकर ऑन करें, मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नूं। ठीक हो ठीक हो? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, उससे वाला मारता 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 मार। ओके सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 54 दिन बाद सामने आई फोन कॉल की इस रिकॉर्डिंग ने हड़कंप मचा दिया। जेल के अंदर से मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले लॉरेंस तक बड़े ही आराम से उनकी मौत की खबर भी पहुंचा दी गई थी। यानी इस बात पर मोहर लगा दी गई थी कि लॉरेंस के इशारे पर उसके गुर्गों है ना। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस कर रही सत्याग्रह का ड्रामा। जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा।
सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी हंगामे पर उपसभापति का बड़ा एक्शन। इस हफ्ते के लिए निलंबित किए गए 10 सांसद। कल कांग्रेस के 4 सांसद संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। चुनाव से पहले मुफ्त सुविधा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को बनाया संजीदा। कहा केंद्र सरकार रखे अपना पक्ष, जल्द होगी मामले की सुनवाई। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर से 304 पन्नों के दस्तावेज बरामद। सूत्रों के मुताबिक 28 पन्नों पर अर्पिता मुखर्जी का नाम। ईडी ने किया पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के बीच पैसों के लेन देन के सबूत का दावा। चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुए थे चोटिल। 28 जुलाई से बर्मिंघम में होना है कॉमनवेल्थ गेम्स। राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और हिमाचल में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। जम्मू में अगले 72 घंटों का अलर्ट। मिशन गुजरात के लिए अपने तीसरे दौरे पर सोमनाथ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मंदिर में किया दर्शन, पूजा अर्चना। राजकोट में व्यापारियों से भी करेंगे मुलाकात। गुजरात में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा दावा। कहा शराब नहीं, सीधे केमिकल पीने से हुई लोगों की मौत। पुलिस ने सैकड़ों लीटर केमिकल किया जब्त। लोगों ने कुछ केमिकल पदार्थ पिया है और जिस कारण से उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीटेक छात्र की मौत। मामले में नया मोड़। मोबाइल पर मिला तन से जुदा होने की धमकी वाला मैसेज। जांच में जुटी पुलिस। सूत्रों के मुताबिक मौत की वजह खुदकुशी मान रही है पुलिस। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से लंच तक करीब 3 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी ऑफिस में सोनिया गांधी की पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। इस दौरान प्रियंका वाड्रा सोनिया गांधी की दवाई लेकर अंदर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया से कई चरणों में पूछताछ की जाएगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, तो वहीं लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मॉल रोड पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में सोनिया गांधी के समर्थन में मौन प्रदर्शन। महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ता। राजस्थान के पाली में एक कार पानी में भरे रेलवे अंडरब्रिज में फंस गई। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद अंडरब्रिज में पानी भर गया और कार चला रहे शख्स ने बिना सोचे समझे अपनी कार उसमें उतार दी, जिसके बाद लोगों ने काफी मुश्किलों के बाद पानी में फंसी कार को बाहर निकाला। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब भर गई, जिसकी वजह से एक बस पानी में ही फंस गई। ड्राइवर ने सैलाब के बीच बस को उतारने का जोखिम उठाया, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। इसके बाद ड्राइवर मुसाफिरों को बस में ही छोड़कर भाग निकला। इस बस में कई यात्री सवार थे। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और काफी कोशिश के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी से भरे अंडरब्रिज में एक कार फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी कार पानी में डूब चुकी है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को बाहर निकाला। राजस्थान के जोधपुर में घरों में तो पानी घुसा ही है, बाजार भी पानी में डूब गए हैं। शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद इतना पानी भर गया है कि एलपीजी के खाली सिलेंडर पानी में तैरने लगे। एजेंसी के कर्मचारियों ने सिलेंडर्स को पानी के बीच से बाहर निकाला। जोधपुर रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में हर जगह पानी भरा नजर आया। आंध्र प्रदेश के एलुरू में बादलों की मनमानी लगातार जारी है। यहां पर पानी के सैलाब में कार बह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कार बह गई। बताया जा रहा है कि पुलिया को पार करते वक्त
ये हादसा हुआ। इस दौरान कार में सवार लोग भी बह गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार 2 लोगों को बचा लिया। राजस्थान में जोधपुर में जोरदार बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। अचानक इतनी जोरदार बारिश हुई है कि यहाँ पर भदवासिया सब्जी मंडी में दुकानदारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सब्जियां पानी में बहने लगी। दुकानदार को कमर से ऊपर तक पानी में डूबे यहाँ पर नजर आए। तो वहीं शहर के अंदर कई गाड़ियां डूब गई और कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। राजस्थान के टोंक जिले में जबरदस्त बारिश के बाद समंदर की लहरें यहाँ पर तेज होती नजर आई। बाजार के बीच सड़क पर पानी के बीच कई मोटरसाइकिल और स्कूटर बहते नजर आए। यहाँ पर दुकानों पर मौजूद लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर को पकड़कर किनारे लगाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसी कोशिश करने वाला एक आदमी भी उसमें बहता नजर आया। राजस्थान के कोटा की हालत भी ठीक नहीं है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। पानी के तेज बहाव में एक बोलेरो बहने लगी। गाड़ी में सवार लोग शीशे तोड़कर बाहर निकले। भारी बारिश के बाद कोटा बैराज के 18 में से 11 गेट खोलने पड़ गए, जिसके बाद कई इलाकों में स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। जलभराव से स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। राजस्थान के पाली में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। पानी से लबालब भरे अंडरपास में एक कार फंस गई। इसके बाद लोगों ने मदद करके कार के अंदर से ड्राइवर को बाहर निकाला। फिर काफी मशक्कत के बाद पानी के बीच से कार को बाहर निकाला गया। राजस्थान के बूंदी में एक आदमी की जान जाते जाते बची। बताया जा रहा है तेज बहाव में एक आदमी पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बीच में ही फंस गया। गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई और फिर वक्त रहते उसे खींचकर बाहर निकाल दिया गया। मध्य प्रदेश के बहरानपुर में उफनती ताप्ती नदी के घाट पर सेल्फी लेने के दौरान लड़का नदी में जा गिरा। हालांकि लड़का तैरना जानता था, लेकिन तेज बहाव की वजह से बेबस हो गया, जिसकी वजह से उसके डूबने का खतरा बढ़ गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और तैराकों ने नाव पर सवार होकर मझधार में पहुंचकर उसे बचाया। महाराष्ट्र के वर्धा में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखे गए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। सैलाब की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। और आलम यह है कि अब उन्हें खाने पीने की भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की खोली पोल। यहाँ पर 4 घंटे की बारिश में शहर में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। बैंक, जिला अस्पताल और पेट्रोल पंप सभी जगहों पर जलभराव हो गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका ने बरसात के पहले नालों की साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं करवाई थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। हालांकि इस घटना से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि इस दौरान शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों को पीछे करते नजर आए। भोपाल में बीटेक छात्र की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है, जहां पर एक और मृतक छात्र के पिता ने जांच की मांग की है, तो वहीं पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि छात्र ने खुदकुशी की थी। भोपाल के छात्र निशांत राठौर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। खबरों के मुताबिक मृतक छात्र के मोबाइल से ही उसके पिता के फोन पर एक मजहबी मैसेज भेजा गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक लड़के ने हर्ष फायरिंग की। जन्मदिन की पार्टी में फायरिंग करते हुए आरोपी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो करीब 20 सेकंड का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग जन्मदिन पार्टी में जश्न मना रहे हैं, जबकि काले रंग की शर्ट पहना लड़का हथियार ऊपर की तरफ करके फायरिंग करता नजर आ रहा है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठियां यहां पर चली हैं। ये पूरी घटना वहां पर स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम किया। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमन किया। वहीं देश के तीनों सेना प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया।